नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है अपनी। लेक्चर 29 पे आज बात करनी है। वैदिकोत्तर साहित्य पे बात चल रही है। आज भाग 2 करना है। इसके पहले भाग 1 हो चुका है 28वें लेक्चर में, और उसके पहले 27 लेक्चर जिसमें पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत छोटे छोटे 9-9, 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं। जाकर उन लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। और फिर आज बात करते हैं अपन वैदिकोत्तर साहित्य भाग 2, जिसमें बात करनी है अपने को उपवेद एवं स्मृति ग्रंथों की। इसके पहले वाले लेक्चर में वैदिकोत्तर साहित्य में बात कर चुके हैं अपन वेदांगों की, जिसमें मैंने कोडिंग आपको बताई है कब्ज छनिशी। जाके देखिए, बहुत मजेदार लेक्चर है। बात करते हैं उपवेद एवं स्मृति ग्रंथों की। उपवेद मैंने दूसरा नंबर डाला है इसमें, क्योंकि पहला नंबर जो है वो वेदांग के रूप में हो चुका है। दूसरा है उपवेद। इनकी संख्या 4 है। उपवेद जैसा 4 लिखा हुआ है वैसे इनकी संख्या 4 है। अर्थात प्रत्येक उपवेद किसी ना किसी वेद से संबंधित है। हर एक उपवेद जो है, मतलब, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक वेद का कोई ना कोई उपवेद है ना। जैसे आयुर्वेद, तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद में आप जानते ही हैं चिकित्सा संबंधी बातें हैं। श्वेत केतु, जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये सारे जो थे ये आयुर्वेदाचार्य थे, जिसमें से आप 2 नाम मेरे ख्याल से पहले से, 3 नाम पहले से जानते होंगे, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। जीवक भी जो है, जीवक मक्खली पुत्र के लिए, जीवक के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था बिंदुसार ने, है ना। मेरे ख्याल से चंड प्रद्योत के दरबार में, उज्जैन का राजा चंड प्रद्योत था, उसके दरबार में जीवक को भेजा था चिकित्सा हेतु। तो जीवक का वहां पे वर्णन आया है। तो श्वेत केतु, जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेदाचार्य हैं। जिसमें से धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो उज्जैन के शासक थे, उनके दरबारी थे। 12 बोतल काला धन, धन मतलब धन्वंतरी। घटे दुशंका होए, अमर सिंह छिपकर हंसे, वरुचि बहुते रोए। इस तरीके से मैं आपको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबारी बताऊंगा, इस तरीके से दोहे या कोडिंग के द्वारा। ठीक है। तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, चिकित्सा संबंधी बातें हैं। श्वेत केतु, जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेदाचार्य थे। दूसरा है गंधर्व वेद। गंधर्व, जैसा कि गंधर्व शब्द आता है तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में, जैसे कुमार गंधर्व सुना होगा, देवास के हैं और शास्त्रीय गायन में बहुत आगे हैं। तो गंधर्व शब्द जो है वो कहीं ना कहीं गायन से रिलेटेड होता है। तो सामवेद, और सामवेद काय का वेद है, ऋचाओं को गाने का, है ना, सॉन्ग का। सामवेद काय का है, सॉन्ग का वेद है। वही बस गंधर्व वेद किसका उपवेद कहला जाएगा? सामवेद का उपवेद कहला जाएगा, संगीत कला से संबंधित है। तीसरा है धनुर्वेद। धनुर मतलब धनुष, तो धनुष मतलब युद्ध कला। तो ये यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और धनुर्वेद का मतलब क्या है? युद्ध कला से संबंधित बातें इसमें। ठीक है। और चौथा है शिल्पवेद। शिल्प का मतलब है, शिल्पवेद का मतलब है अथर्ववेद का उपवेद है ये। और शिल्प कला अर्थात भवन निर्माण से संबंधित बातें लिखी हैं। ठीक है। तो शिल्पवेद जो है ये अथर्ववेद का ग्रंथ है। शिल्पी मतलब आपका वास्तुकार और वास्तु से संबंधित चीजों की बात की है। तो कुल मिला के 4 उपवेद कौन कौन से हैं दोस्तों? अगंधशी, अगंधशी, अगंधशी। कैसे याद कर लेंगे? चारों उपवेद जो है वो है अगंधशी। आ फॉर आयुर्वेद, गन फॉर गंधर्ववेद, धा फॉर धनुर्वेद, शी फॉर शिल्पवेद। अगंधशी याद हो जाएगा। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। और शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद का। तो इस तरीके से आपका ये उपवेद अगंधशी यहाँ पे पूरा कंसाइज हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। अब बात करेंगे अपन स्मृति ग्रंथों की। तीसरा जो है वैदिकोत्तर साहित्य में वो है स्मृति ग्रंथ। तो स्मृतियां जो है वो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। स्मृतियां जो है वो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ या आचार संहिता है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो बहुत कानून झाड़ती है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। कई लोगों को लगता है। तो स्मृति जो है वो कानूनी ग्रंथ या आचार संहिता है। कानून से संबंधित, जमीन के लेन देन से संबंधित, जमीन के हिस्से वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें के बारे में इसमें कानून बताए गए हैं। अब स्मृतियां जो है वो पद्य में लिखे गए हैं। पद्य मतलब कविता के फॉर्म में। तो आपको कौन सी चीजें ज्यादा याद रहती हैं दोस्तों? है ना, फिल्मों के गाने
कितनी जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि वो गाने हैं कविता के फॉर्म में, इसलिए आपको जल्दी याद हो जाते हैं। तो बस आपको याद रखना है स्मृति ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, पद्य में, गाने के फॉर्म में लिखे गए हैं। अपवाद कौन सा है, विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है, बाकी सारी स्मृतियां किसमें है, गाने के फॉर्म में या पद्य फॉर्म में। अब स्मृतियों में सबसे पहले बात करते हैं अपन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना शुंग काल में 200 बीसी से लेके 400 एडी के मध्य हुई, मतलब 400 साल में संकलन हुआ है पूरा का पूरा मनुस्मृति का। 200 बीसी से लेके 200 एडी, 200 बीसी से लेके 200 एडी मतलब 400 साल का डिफरेंस। तो 400 साल में पूरा कंपाइलेशन हुआ है, लेकिन जाके कहां पे कंपाइलेशन हुआ है, शुंग काल में जाके कंप्लीट उसका एक जारी हुआ है, वो एक कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है और इसकी रचना शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग, आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण वंश की शुरुआत होती है शुंग काल में 220 से 200 एडी के मध्य हुई, और इसे कई लोगों ने अलग अलग समय पर लिखा है। यह हिंदू धर्म के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है मनुस्मृति। और आर्यों के चारों क्षेत्र मैं पुराने लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, लेक्चर जाइए, पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। और इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम और इंस्टा की भी लिंक दी हुई है, तो उस लिंक से भी जुड़े, पीडीएफ वहीं पे आपको दी जाएगी। तो आर्यों के चारों क्षेत्र कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं भी बता रहा हूं आपको, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, और चौथा कौन सा क्षेत्र है वो बताइएगा दोस्तों कमेंट में। ठीक है, तो आर्यों के चारों क्षेत्रों का उल्लेख किसमें है, मनुस्मृति में। फिर दूसरी स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो सातवाहन कालीन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं करना है, स्मृतियां अलग चीज है, पुराण अलग चीज है। ठीक है, तो पुराण जो है वो बिल्कुल अलग चीज है, स्मृतियां अलग चीज है। याज्ञवल्क्य स्मृति किस काल से रिलेटेड है, सातवाहन कालीन से। नारद स्मृति किस काल से रिलेटेड है, गुप्त काल से। इसी तरीके से पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृतियां, और विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति जो है वो गुप्त काल से रिलेटेड है। देख पा रहे हैं दोस्तों, नारद स्मृति गुप्तकालीन है और विष्णु स्मृति भी गुप्तकालीन है। देवल स्मृति जो है ये राजपूत कालीन है, या इसको पूर्व मध्यकालीन स्मृति भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये मैंने 8 स्मृतियां यहाँ पे लिख रखी हैं, 8 स्मृति ग्रंथ लिख रखे हैं। कौन कौन से, इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है, मयानक, वृकाविदय, मयानक, वृकाविदय, है ना। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति और देवल स्मृति। ठीक है, मयानक, वृकाविदय। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्मृति ग्रंथ नहीं है, तो फिर आपको याद होना चाहिए मयानक, वृकाविदय। जिसमें से सबसे प्रामाणिक कौन सा है, मां, मतलब मनुस्मृति। ठीक है दोस्तों, अब अरबों के आक्रमण के समय बहुत से हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था भय के कारण। तो अरबों के आक्रमण के समय बहुत से हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इन हिंदुओं का वापस से शुद्धिकरण करके और उनकी पुनः वापसी का जो उल्लेख है, पुनः हिंदू धर्म में वापसी का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है, देवल स्मृति में मिलता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे दोस्तों, देवल बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको देवल बंदरगाह पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे देवल बंदरगाह भारत के किस तरफ था, किस राज्य में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किस तरीके से देवल स्मृति का नाम आता है, ये प्रश्न आ चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्मृति ग्रंथों के भाष्यकार। भाष्यकार मतलब रिव्यू लिखने वाले। स्मृति ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, अब उन ग्रंथों के बारे में बार बार रिव्यू लिखे जाएंगे। जैसे बुक रिव्यू लिखा जाता है, टीका लिखी जाती है, टिप्पणी लिखी जाती है, कुछ विशेष एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, उसको बोलते हैं भाष्य। तो स्मृति ग्रंथों के भाष्यकार, स्मृति ग्रंथों की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, टीका की गई है, भाष्य, टिप्पणी लिखे गए हैं। जैसे मनुस्मृति के भाष्यकार, मनुस्मृति को कई लोगों ने रिव्यू लिखा है, तो मनुस्मृति के रिव्यू करता कौन कौन है, मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज और भारुची। स्मृति ग्रंथों के लिए वापस रिव्यू कई लोगों ने लिखा है, जिसमें नाम है मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज और भारुची। ठीक है, इसी तरीके से याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार कौन है, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्थ। विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्थ।
बाकी स्मृतियों के बारे में इतना स्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं। और याज्ञवल्क्य के सर्वप्रमुख टीकाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। पहले भी पढ़ा है अपन ने। याज्ञवल्क्य जो स्मृति ग्रंथ है, इसके सर्वप्रमुख या याज्ञवल्क्य के सर्वप्रमुख टीकाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर ने 12वीं शताब्दी में क्या किताब लिखी थी? मिताक्षरा। परीक्षा में हजारों बार आया है दोस्तों। मिताक्षरा ग्रंथ किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर। और ध्यान देंगे, विज्ञानेश्वर किसके दरबार में फल फूल रहे थे? तो विज्ञानेश्वर जो है वो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे। विज्ञानेश्वर चालुक्य 4 प्रकार के हैं दोस्तों। मूल चालुक्य जो है वातापी या बादामी के चालुक्य हैं, फिर पश्चिमी चालुक्य है, बैंगी के चालुक्य हैं, और एक साउथ या दक्षिणी के चालुक्य, गुजरात के सोलंकी वंश जिनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। तो इस तरीके से 4 प्रकार के चालुक्य पढ़ाऊंगा मैं। ये कल्याणी के चालुक्य हैं, अर्थात पश्चिमी चालुक्यों के दरबार में विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे विज्ञानेश्वर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य किसने लिखी है? याज्ञवल्क्य के टीकाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब इस पैतृक संपत्ति के संदर्भ में ये स्मृति ग्रंथ सारे के सारे कैसे हैं दोस्तों? कानूनी ग्रंथ हैं। तो पैतृक संपत्ति के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पैतृक संपत्ति मतलब यहाँ पे कानून की बात आ गई। तो पैतृक संपत्ति के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मिताक्षरा एवं दायभाग। मेरे ख्याल से पिछली पीएससी में ही प्रश्न था ये दायभाग का। दायभाग नामक पुस्तक के लेखक है जीमूतवाहन। दायभाग के लेखक कौन है? जीमूतवाहन। ठीक है, कौन भागता है? जीमूतवाहन। ऐसा नहीं लगता जैसे चूहा सा भाग रहा हो, ऐसे। ठीक है, तो मिताक्षरा में क्या लिखा हुआ है पैतृक संपत्ति के बारे में? कि पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। पिता के जीवित रहते हुए भी पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा या भाग पुत्रों को दे सकता है। जबकि ठीक इसका उल्टा लिखा है दायभाग में, जिसके लेखक हैं जीमूतवाहन। पुत्रों को केवल पिता के मरने के बाद ही हिस्सा मिलेगा। पुत्रों को केवल पिता के मरने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा मिलेगा, ऐसा लिखा है दायभाग। तो एक याद कर लीजिए, दायभाग। दाय का मतलब, दायभाग मतलब ये समझ लीजिए कि पिता जब भाग जाए, अर्थात पिता की जब मृत्यु हो जाए, तो पिता की मृत्यु के बाद जब पुत्रों को हिस्सा मिले, तो वो किसमें बताया गया? दायभाग में। भाग मतलब पिता भाग गया, मतलब पिता का देहावसान हो गया, उसके बाद पुत्रों को हिस्सा मिलेगा, तो वो दायभाग में लिखा है। और इसी का उल्टा पिता के जीवित रहते मिताक्षरा। प्रश्न आ सकता है दोस्तों, इनके लेखक याद रखिएगा। विज्ञानेश्वर किसके उसमें है? 8 प्रकार की स्मृतियों का क्रम क्या है? मयानम, प्रकाविदय, और 4 प्रकार के उपवेद कौन कौन से हैं? अगंधशी। अगर आप किसी एग्जाम में मेंस, एमपीपीएससी वगैरह मेंस लिखते हैं तो 3 नंबर के उसमें भी सेशन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत उत्साह के साथ पढ़िए, और मजेदार, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में इन चीजों को। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।